Hello students, welcome to online class. In this coming session, we shall go for discussing about a molecule, as well as we shall go for getting the ideas about atomic mass. Okay. So what is a molecule? The question rises कि what is a molecule? A molecule है क्या? ठीक है, तो simply we speak कि atoms combine to form a molecule. Yes, two or more atoms when grouped together chemically they bonded together to form a molecule. ठीक है, chemically वो bond होते हैं. ठीक है, यानी when two or more atoms grouped or combined together to form a molecule. Okay, so there must be a bond, a particular bond within the atoms of the particular molecule. उस molecule के अंदर जो भी जितने भी atoms होंगे उनके बीच एक bond होना चाहिए. ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं वो bond कैसे. Here we have H2. ठीक है, you know during a chemical combination, any chemical combination, okay, when hydrogen goes for its chemical combination, we always take H2 and it remains in a combined state in spite of in a free state. ठीक है, ये free state में नहीं रह के अपने ही तरह के एटम से हमेशा combined state में होता है, exist करता है. ठीक है, सिंबल H है लेकिन H2 ये combined state में होता है नेचर के अंदर, और ये अपने ही तरह के एटम से बॉन्डेड होकर तब ये केमिकल कॉम्बिनेशन के में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ये कहीं ना कहीं बॉन्डेड है. ठीक है, बॉन्डेड क्या है, तो अगर यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाया हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाया हुआ है. और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आने वाले क्लासेस में, आप ऊपर के क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे कि बॉन्डिंग यानी कि शेयर, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्डिंग हो रही है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा. ठीक है, जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग देख सकते हैं, दो की भी और तीन इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. यहाँ हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, चलते हैं मॉलिक्यूल्स में. फिर से बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो अपने तरह के एक ही एटम के बने होते हैं वो. ठीक है, तो उनको भी अलग से नाम हम लोग देते हैं मोनो एटॉमिक. ठीक है, जहाँ दो एटम्स आएंगे वो डायटॉमिक कहलाएगा. ठीक है, जहाँ तीन वो ट्राइएटॉमिक, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वो पॉलीएटॉमिक कहलाएगा. तीन या उससे अधिक एटम्स जहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वो हमारा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा. ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में ही हमारे पास एक टर्म और आता है, एटॉमिसिटी. यानी आपको पता है कि वो नंबर ऑफ एटम्स विच अंडरगो फॉर द पार्टिसिपेशन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो भी एलिमेंट्स के एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसी पार्टिसिपेशन को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं. ठीक है, सपोज करिए कि वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
इन दोनों के एटम्स के बीच एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग केमिकली होती है, आपने ऑलरेडी केमिकल कॉम्बिनेशन को देख चुका है, ठीक है। तो जब ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो जो भी एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसी पार्टिसिपेशन को एटॉमिसिटी कहा जाता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को देखा। अब जो अपने सेगमेंट में हम आगे मूव करते हैं वो होगा हमारा एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास को हम लोग आज डिस्कस करें, कैसे मास का कैलकुलेशन करते हैं, ये सब भी हमें थोड़ा सा स्टडी करनी होगी, ठीक है। वी हैव द टॉपिक एटॉमिक मास, ठीक है। जस्ट कम टू द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर के सबसे पहले आप आइए, जहाँ पे डाल्टन ने और उससे पहले के लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की भी बात की थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लॉ में देखा था मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन में भी हम लोगों ने पाया था कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिसिपेट होते हैं उनके मास कंजर्व हो जाते हैं विदाउट लूजिंग एनी बिट। थोड़ा भी अमाउंट लूज़ होने के बजाय वो कंबाइन करके जो भी नए सब्सटेंस बनाते हैं वो मास कंजर्व रहते हैं, ठीक है, यानी संरक्षित रहते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में समझे तो, ठीक है। तो वही एटॉमिक मास जिसको डाल्टन ने भी अपने एटॉमिक थ्योरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उनका कहना था कि किसी भी, ठीक है, एलिमेंट के अंदर उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक मास होती है, ठीक है, यानी ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मास, ठीक है। हर एलिमेंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक, एक स्पेसिफिक मास होता है, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग पास्ट में जाए तो आपको बताया था अभी कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, तो सबसे पहला जो मेंडलीफ ने किया था, जो ओल्ड फैशन था, कि केमिकल बिहेवियर और एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उससे उन्होंने बताया था, उससे उन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, सीक्वेंस दिया था, ठीक है। बाद में एटॉमिक नंबर को भी बेस बनाया गया, लेकिन एटॉमिक मास का कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, यानी कि एक एलिमेंट है, ठीक है, और इस एटम को स्टडी करें, एट द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस है, यही जो रीज़न होगा स्फेरिकल रीज़न, ये मास कंसंट्रेट करता है, ठीक है, इसी रीज़न में, यानी कि एटम्स के अंदर ही उनका मास वो कंस्टिट्यूट करता है, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट कंस्टिट्यूट अ स्पेसिफिक एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम लोग इसके एक्सप्रेस करने के लिए भी, ठीक है, इसके एक्सप्रेशन के लिए भी हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट को इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ऐसे IUPAC ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। AMU, एटॉमिक मास यूनिट, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मास ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, जो लेटर ऑन सिंपली U, यानी यूनिफाइड मास, ये यूनिट बना दी गई U, ठीक है। सपोज करिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 1U। पहले हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग अपने स्टडी टाइम में AMU इस यूनिट को अप्लाई किया करते थे, जो आज के मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर जनरल स्मॉल लेटर इन ऑफ U, यूनिफाइड मास, ये कॉमन बना दिया गया है। आज के डेट में इसको ही एप्लीकेबल माना जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1U, लेकिन सवाल उठता है कि इसको इन्वर्सली जो है मास का जो कैलकुलेशन था, इसको
इसका जो बेसिस है वो कैसे बनाया गया, ठीक है, किस तरह से इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1961 के आसपास, अराउंड 1961, एटॉमिक मास जो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट हम लोग कह लें, उसको फाइनली एक्सेप्ट किया गया एज एन यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में, ठीक है, कि किसी भी एटम्स के मास को जो एक्सप्रेस करेंगे इधर AMU में या फाइनली वी विल राइट स्मॉल u यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिस लिया गया जिससे सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसका कैलकुलेशन करके निकाला गया, जो वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी UPSC ने दे रखा है, साइंटिस्टों ने कैलकुलेट करके उस टेबल को तैयार करके रखा है, ठीक है। तो 1 यूनिट एटॉमिक मास is defined as the mass of 1/12 of C12 आइसोटोप, ठीक है। मोस्टली हम आपका फोकस C12 आइसोटोप की तरफ लाना चाहते हैं, कार्बन के आइसोटोप से, ठीक है। अब आइसोटोप को थोड़ा सा आपको समझना होगा, इन शॉर्ट अगले चैप्टर में क्लियर करना होगा कि वैसे एटम्स, वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ठीक है, उसको आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, अब इसका आइसोटोप आ गया एटॉमिक नंबर 6, ये आइसोटोप कहलाया, ठीक है। तो इसी कार्बन 12 के आइसोटोप को बेसिस बनाकर उनके 1/12 यूनिट को लेकर दूसरे एलिमेंट्स के मास का कैलकुलेशन किया गया और इससे एटॉमिक मास को सामने लाया गया, ठीक है। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स जो हैं जो हम लोग कॉमन में अप्लाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो 1U, ठीक है, AMU भी लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक कॉमन है कार्बन 12U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, एल्युमिनियम 27U, ठीक है। एक दो और लिखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन 14U, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के आप एटॉमिक मास को भी अपने मेमोरी में फीड करें, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हमें प्रैक्टिस के लिए, कहीं कहीं जब आगे चल कर हम लोग भी पढ़ेंगे चैप्टर में, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं एटॉमिक मास का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आज के अगले टॉपिक, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कहते किसको है? तो सपोज करिए कि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड है, ठीक है, H2O। तो अब इसका डेफिनेशन इसको देखकर ही इजीली बना सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज
the sum total of mass of all the atoms of elements present in the given molecule of a compound। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी अभी देखा हमने कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें H2 और O जितना हमारे कंपाउंड में ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके मास का कैलकुलेशन करना है। तो 1 × 2 + 16। ठीक है, यू विल गेट 18U। 18U। ठीक है, अब इसको हम अगर मॉलिक्यूलर मास है इसलिए हमने U से यूनिफाइड मास से रेफ़र किया है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो यही सिमिलर और यूनिट हमारा ग्राम में आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास के बाद हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास यानी ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है कि मास ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, गिवन फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग एक अलग एक एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl। ठीक है, यानी Na का मास और Cl का 23 और 35.5 U, ये हमारा आ गया 58.5 U। ठीक है, तो ये हमारा कहलाया फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, तो एक सवाल हमारे अंदर आ रहा है कि अभी अभी हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा और ये फार्मूला यूनिट मास पढ़ा, क्या दोनों में डेफिनेशन में तो फ़र्क नहीं आया? दोनों के अंदर क्या कैलकुलेशन करनी है इसमें फ़र्क नहीं आया, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। आखिर नाम क्यों चेंज हो गया? मॉलिक्यूलर मास कहलाया, फार्मूला यूनिट मास कहलाया। तो आप जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फार्मूला यूनिट मास के अंदर अगर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो दो आयंस ही होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, जो आगे चलकर हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, कह ले तो एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, ये बात की बातें हैं, लेकिन एक यही डिफरेंस है कि फार्मूला यूनिट मास के अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी आयंस के कॉम्बिनेशन से बना है ये, और वो एलिमेंट्स के एटम्स के सिंपल केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मीट यू अगेन विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट जिसको आप भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखेंगे और जिसमें हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट टॉपिक विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, so see you again, have a nice time, thank you।